नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। चर्चा की जा रही थी कक्षा 7 हमारा अतीत का पाठ नंबर 7 जनजाति खानाबदोश, जनजातियां खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के विषय में हम चर्चा कर चुके थे। इसके एक भाग में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हमने बड़े शहरों से परे जनजाति समाज के विषय में जाना और साथ ही साथ हमने जाना था जनजाति लोग कौन थे, और इसके साथ साथ हमने जाना था कि खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे, और साथ ही साथ हमने देखा था कि पीटर मुंडी जो अंग्रेजी एक यात्री था, उसने बंजारों के विषय में क्या अपना विचार दिए या क्या लिखा है उस पर हमने चर्चा की। आज उससे आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से NCERT किताबों पर आधारित चर्चाएं की जाती हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से की गई हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बदलता समाज और नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी और कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को भी जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों जैसे सुनार है, लोहार है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। मतलब जो जिस काम को करता था उसको उसी जाति से संबंधित बना दिया गया। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। जो पहले से वर्ण हुआ करते थे, 4 वर्ण हुआ करते थे, अब जाति आधारित समाज यहाँ पर बन गया था। समय के साथ साथ अर्थव्यवस्था को जैसी ज़रूरतें पड़ी उस हिसाब से यहाँ पर समाज को ढाल दिया गया। साथ जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिल्लापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदियार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा अध्याय 2 के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखें कि 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। 12वीं शताब्दी में क्या हुआ कि क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्र आ गए और वो काफ़ी मात्रा में बढ़े। इसमें अगर हम देखें होण हैं, चंदेल हैं, चालुक्य हैं और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। जो शासक थे उन्होंने अपने राज्यों के निर्माण में जो उनकी संपदा थी उसका प्रयोग किया और साथ ही साथ आप देखेंगे शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजाति लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब है, सिंध है और उत्तर पश्चिमी सरहद
कि प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमानों पर स्वीकार नहीं की गई। मतलब जो पंजाब था, सिंध था, इस तरफ को लोगों ने हिंदू बनने के बजाय मुस्लिम धर्म की ओर अपना रुख किया। राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे निम्नलिखित हैं, मतलब उल्लेखित हैं। यहाँ पर हम दो जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। एक गोंड और दूसरे अहोम जनजाति के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आइए देखें कि गोंड के विषय में कि गोंड लोग कौन थे। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि करते थे। स्थानांतरित कृषि मतलब झूम कृषि करते थे, जगह जगह बदल कर जिसमें खेती की जाती है और एक जगह को साफ किया जाता है। उस पर जो भी झाड़ी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनको काट कर उसी स्थान पर जलाया जाता है और साथ ही साथ उसको खेती के लिए तैयार किया जाता है। कुछ समय तक उसमें खेती करने के पश्चात फिर से उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से दूसरे क्षेत्रों को फिर तैयार किया जाता है। इस प्रकार से स्थानांतरित कृषि अलग अलग स्थानों पर होती है। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 17,000 गांव थे। मतलब इनके भी जो साम्राज्य थे वो काफ़ी बड़े थे। आप देख सकते हैं कि एक गोंड राज्य में या एक गढ़कटंगा गोंड राज्य जो है वहाँ पर 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गणों में विभाजित थे। हर जगह किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः क्या करते थे, 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे। 84 गांवों की इकाई में विभाजित थे और ये जो 84 गांव थे ये फिर से विभाजित थे। 84 गांव को तो 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोती में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। आप देख रहे हैं कि जो ये साम्राज्य था इसमें 84 गांव को 84 कहा जाता था और बरहोती या नहीं 12-12 गांव को मिला करके बनता था। उसके बाद बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दुर्गावती एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थी, एक काफ़ी दृढ़ निश्चय वाली महिला थी। आगे इनके विषय में हम देखें, दलपत राय की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उन्होंने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन किया और कमाल संभाली। उसके समय राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। आप देख रहे हैं अकबर का शासनकाल है 1565 का और अकबर के शासनकाल में आसिफ खान ने दुर्गावती पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। यहाँ पर आप लोग
देख पा रहे होंगे एक नक्काशीदार दरवाज़ा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश से यह मिला है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न पशुओं की आकृति इसमें दिखाई दे रही है। देख पा रहे होंगे प्रमुख रूप से इसमें हाथी को दर्शाया गया है। उसके बाद गोंडवाना क्षेत्र जो हम चर्चा कर रहे थे कि कौन सा है गोंडवाना क्षेत्र, यह दक्षिण मध्य भारत के आसपास का है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोंड साम्राज्य इन क्षेत्रों में फैला हुआ था। उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएं कि गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसमें हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में इनका निर्यात करने का व्यापार में खासा धन कमाया जाता था। जैसे कि आप लोगों ने भी एक नक्काशीदार दरवाजे में देखा कि हाथी के चित्र थे, तो यहाँ पर हाथियों को पकड़ा जाता था गढ़कटंगा में और हाथियों का व्यापार किया जाता था और इससे काफ़ी धन कमाया जाता था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट के बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। मुगलों ने क्या किया, जब रानी दुर्गावती को हराया 1565 में, तो उसके जो चाचा थे वीर नारायण के चंदर शाह, या नहीं जो वीर नारायण दुर्गावती के पुत्र थे, उसके चाचा को आधा राज्य दे दिया और आधा राज्य खुद अपने साम्राज्य में मिला लिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो गया और बाद में उससे और अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उसके संघर्ष असफल रहे। बाद में जो उससे अधिक शक्तिशाली शासक थे बुंदेल और मराठा साम्राज्य, तो उन साम्राज्यों के सामने इनकी शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। उसके बाद देखें अहोम जनजाति के विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। अहोम जनजाति के विषय में आइए चर्चा करते हैं। अहोम लोग ज़्यादातर म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया और अहोमों ने एक बड़े राज्य बनाया और उसके लिए 1530 के दशक से ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते हुए उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। आप देख सकते हैं कि 1662 में अहोम राज्य पर मीर जुमला ने क्या किया, आक्रमण किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बन सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। बेगार मतलब जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी श्रम किया जाता था वह फ्री में किया जाता था, उसके बदले कोई भी उसका भुगतान नहीं किया जाता था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है पाइक कौन थे, या अहोम राज्य में बेगार में काम लिए जाने वाले लोगों को क्या कहते थे, पाइक कहते थे। प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, मतलब एक प्रकार से बंधुआ मजदूर भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को क्या किया गया, स्थानांतरित किया गया और इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क
पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। और हम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में लाए और अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। प्रश्न पूछा जाएगा कि अहोम जातियां के कुलों को क्या कहा जाता था। अहोम समाज के कुलों को खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। मतलब जो ग्राम स्तर का प्रशासन था वह यहाँ पर काफ़ी सशक्त था। आप देख पा रहे होंगे कि जब तक अगर ग्राम समुदाय ने वह जमीन पर सहमति दी है तो तब तक राजा भी उस जमीन को अगर किसी को देना चाहे तो नहीं दे सकते थे। और शुरुआत में हमने देखा था कि अपने जनजाति देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और मंदिरों में ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव से 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहित दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुर्जी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा और फिर असमिया में लिखा गया। उसके बाद हम निष्कर्ष देखें, उससे पहले यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से अहोम राज्य जो था यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में फैला हुआ था। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। दाफला, मिरमी अरुणाचल प्रदेश की ये पहाड़ियाँ हैं। इधर असम क्षेत्र है और यहाँ को म्यांमार से लगे हुए क्षेत्र आप लोग देख पा रहे होंगे। इस क्षेत्र में लगभग अहोम जाति का क्या था, दबदबा था और अपना साम्राज्य था। उसके बाद हम आगे बढ़े कि यहाँ पर हमने देखा था कि निष्कर्ष हमने देखना था इसका, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज, जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल बदलाव की प्रक्रिया चलाई। मतलब दोनों प्रकार के समाजों के बीच समरसता आई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी और जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में वे उन्होंने कई जाति आधारित समाज शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह से राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इनमें से बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। उसके बाद मंगोलों के विषय में यहाँ पर थोड़ा बहुत दिया गया है, आप लोगों को अपने एटलस में देखना है। अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढे, हम अभ्यास प्रश्नों पर इसे बताएंगे। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे प्रसिद्ध पशुचारी या शिकारी संग्राहक जाति या जनजाति कौन सी थी, मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घास वाले स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। अभी घास मैदानों कहने से यहाँ पर ध्यान आया कि हम लोग जल्द ही जो दुनिया के प्रमुख घास स्थल हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर स्टेपी घास मैदान के बारे में दिया है 1206
में चंगेज खां ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया। मंगोलों का जो प्रमुख शासक था वह चंगेज खां था। चंगेज खां के विषय में आप लोग जानते होंगे, और उसने क्या कर दिया, इस जनजाति को एक शक्तिशाली सैन्य समूह बना डाला। उसकी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, चीन, मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं। ये विभिन्न जाति और धार्मिक समूह के समर्थन पर आधारित थी। इस प्रकार से हमारे ये चर्चा थी कक्षा 7 पाठ नंबर 7 जो हमने देखा था कि यहाँ पर जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के विषय में हमने चर्चा की। इसके अगले भाग में हम जल्द ही चर्चा करेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों पर। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बने रहें। मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।